एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन्मू एंड मूनजंग जेड सिटी की ओर जा रहे थे और मूनजंग के पास बहुत सारा सामान था। तो जिन्मू कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे सामान कहाँ से आए, चलो इन्हें मुझे दो, मैं इन्हें उठा लेता हूँ। तो मूनजंग कहता है कि ब्रदर में ऐसा दिखता नहीं, पर मैंने बचपन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड आउटडोर कैंपिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ऑल्दो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी और मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ करूंगा, ताकि मैं तुम्हारे पर कोई बर्डन ना बनूं। जिन्मू पूछता है तुम ठीक तो हो ना मूनजंग? तो मूनजंग कहता है कि हाँ मैं पूरा ठीक हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही तो जी है, तो मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसे अनुभवी के साथ ट्रैवल कर पा रहा हूँ, जिसने मुझे ट्रेनिंग भी दी है। जिन्मू कहता है तुम बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो। मूनजंग आगे बताता है कि जब उसका जन्म हुआ था तभी उसके मदर ने उसे अबैंडन कर दिया था और उसके फादर जो एक बॉडीगार्ड थे अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें घर आने का समय नहीं मिलता था, तो इसी वजह से उसे बहुत समय तक अकेला रहना पड़ा है। पर उसके फादर उसे काफी प्यार करते थे और उनका प्लान था थोड़े और पैसे कमा के डम्पलिंग की शॉप लगा लेना, ताकि उन दोनों का गुजारा हो जाए। पर जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मूनजंग को मुश्किलों का सामना करना था, पर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखकर, ताकि उसके फादर को इससे स्ट्रेंथ मिले और वो अपना काम अच्छे से कर पाए। उसके बाद बहुत ही जल्दी उसके फादर की डेथ हो गई। ये खबर मिस्टर हुआंग और जिनसंग देने आए थे और मिस्टर हुआंग उसके फादर के बहुत ही करीबी दोस्त थे और मिस्टर हुआंग और जिनसंग ने मूनजंग को अपने पास रखने का फैसला किया था मेंशन में, और इससे मूनजंग को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। पर उसके लैक ऑफ सोर्समैन स्किल की वजह से उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। प्रेजेंट में मूनजंग कहता है कि ऊनम का वेदर बहुत ही गर्म और ह्यूमिड है, पर वो जैसे ही गोनम्योंग शहर पहुंच जाएंगे वेदर काफी अच्छा हो जाएगा। फिर दोनों गोनम्योंग पहुंच जाते हैं और आज रात को यहाँ पर ही रहने का फैसला करते हैं और वो कल सुबह उठकर जेड सिटी के लिए निकल जाएंगे। इसलिए दोनों यहाँ पर एक कैंप लगाकर रुकते हैं और इस कैंप को तैयार करा है मूनजंग ने और खाना बनाया है जिन्मू ने, और रात को भी मूनजंग प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। जिन्मू उसे देखकर सोच रहा था कि मूनजंग की लाइफ ही उसे बहुत ज्यादा सिमिलर है। जिन्मू फिर उसके पास एक चॉपस्टिक लेकर जाकर कहता है चलो यहाँ पर आकर मेरे ऊपर हमला करो। मूनजंग थोड़ा घबरा रहा था कि उसे डायरेक्ट जिन्मू के साथ लड़ाई करनी है। जिन्मू ने बस चॉपस्टिक को पकड़ा हुआ है, पर फिर भी उसके प्रेशर के सामने मूनजंग को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है और वो इतना ज्यादा डर रहा था कि एक जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। जिन्मू कहता है कि अगर तुम हमेशा डर के मारे ऐसे फ्रीज हो जाओगे तो क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर पाओगे? क्या तुम हमेशा ऐसे डिफेंसिव होने का प्लान बना रहे हो? इस बात को याद रखना कि तुम बस पैसों से कभी कुछ बना नहीं सकते, तुम्हें हार्डवर्क करनी पड़ेगी। और जिन्मू उसके सर पे एक टैप करता है और मूनजंग नीचे गिर जाता है। मूनजंग को लगा था कि जब उसने क्रिम्सन घोस्ट के साथ थोड़ी फाइट करी थी वो उसे थोड़ा बेहतर हो गया है, पर अभी उसे समझ में आ रहा है कि उसने बस हमलों को रोका था, ना कि हमला किया था। मैंने हर दिन ट्रेनिंग करी है, पर फिर भी मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ? क्या सीनियर ब्रदर सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर मूनजंग अपने डर पर काबू करके हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर मूनजंग आगे बढ़कर हमला करता है और जिन्मू उसे सिखा रहा था कि उसे कहाँ पर क्या क्या गलती हो रही है और वो क्या करके इन्हें ठीक कर सकता है। और वह मूनजंग को एक जरूरी बात भी बताता है। मूनजंग को पहले यह ढूंढना चाहिए कि उसकी कमजोरियां क्या है, उसे अपने कमजोरियों को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर बेसिक्स को सीखना शुरू करा जा सकता है। मूनजंग फिर कहता है कि उसे अभी और भी ट्रेनिंग करनी है, पर जिन्मू कहता है कि उसे भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करना भी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वह मूनजंग को 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के अंदर की को सर्कुलेट करने को कहता है, और उसने आज जितना करा है बहुत अच्छा करा है। फिर हमें नेमगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने की को सर्कुलेट करते हुए खुद को हील कर रहा था और वो सोच रहा था कि जिन्मू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार की को सर्कुलेट करे जा रहा हूँ, पर फिर भी मेरे घाव पूरे नहीं हो रहे और मैं स्थिति में पहुंच गया क्योंकि मैंने मेरे गार्ड को डाउन कर दी थी। पर मैं नेमगुन सबसे ग्रेटेस्ट मैन एंड जनरल हूँ और मैं इससे गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तभी वहाँ पर ग्यूम आकर कहता है कि लगता है तुम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो नेमगुन कहता है कि मैंने फुल रिकवरी तो नहीं करी है, पर मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं जिंदा बच पाया, क्योंकि मुझे तभी लग रहा था कि मेरा सर यहाँ से कट जाएगा। वो सच में काफी डेंजरस बास्टर्ड है। नेमगुन फिर ग्योम को एक पत्ते को फोल्ड करता हुआ देखकर कहता है लग रहा है कि तुम किसी चीज को लेकर काफी चिंता में हो, क्योंकि तुम जब भी चिंता में हो तो हमेशा पत्ते को फोल्ड करते रहते हो। कहीं तुम्हारी मुलाकात उस बास्टर्ड से तो नहीं हुई है? तो ग्योम कहता है कि तुमने सही कहा, यह सब अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेमगुन कहता है कि इवन तुम्हारे जैसा कोई भी चिंता में है, मतलब वो कोई नॉर्मल बास्टर्ड तो है नहीं। ग्योम कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसे कहना चाहिए, पर वो किसी बड़े पत्थर की तरह है। नहीं, पत्थर नहीं, एक बड़े पहाड़ की तरह है। इस पूरे टाइम हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा कोई भी एग्जिस्ट करता होगा, और वो ऐसा अचानक ही अपीयर हो गया, और वो कोई ऐसा जिसके साथ हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। नेमगुन कहता है तो फिर हमारा आगे का प्लान क्या है? क्या हम लोग यहाँ पर हार मान लेंगे
गियोम कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इवन जब हम लोगों ने प्लान किया तो हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, पर हम लोग सिंपली बस उसकी वजह से गिव अप नहीं कर सकते। नियमगुन कहता है कि सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। क्या हुआ अगर मैं उसे हरा नहीं सकता, एटलीस्ट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ। तो मेरे ऊपर भरोसा करो और देखते हैं कि आगे क्या होता है। गियोम कहता है कि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। इवन तो हम लोगों ने इस प्लान में उसके बारे में सोचा नहीं था, पर हम लोगों ने इस प्लान में अपनी जी जान लगा दी थी। और शायद इस वजह से कहते हैं कि जीना वर्थ इट होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब तुम्हारे सामने क्या आ जाए। चीजें अभी से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और वो ये कहकर हंसने लग जाता है। नेमगुन कहता है कि तुम ऐसा परिस्थिति में कैसे हंस सकते हो, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। तो गियोम कहता है कि परिस्थिति को ऐसा डरावनी होनी चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि साइलेंट नाइट जाग जाए। उसके बाद अगले दिन हमें जिनमू और मूंजंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके साइड से एक ग्रुप आगे जा रही थी जिसका हिस्सा जीमून और मिरियो भी थे। और जीमून उन दोनों को देखकर रुकते हैं। जीमून कहते हैं, मास्टर जिन, हमें लगा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, हम लोग अभी जेड सिटी की ओर जा रहे हैं। तो जिनमू कहता है कि हम लोग भी जेड सिटी जा रहे हैं, पर आप लोग तो ब्रोकन फिश एक्ट में सेंट्रल हेवनली एलायंस के लोगों से मिलने वाले थे ना। तो गियोम कहते हैं कि प्लान में चेंजेस हो गए हैं। सेंट्रल हेवनली एलायंस ने हमें जेड सिटी बुलाया है जहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात होगी। पर अच्छी बात यह है कि ब्रोकन फिश एक्ट ने हमें कुछ बॉडीगार्ड्स दी है जो कि हमें जेड सिटी तक प्रोटेक्शन देंगे। तभी ब्रोकन फिश एक्ट का जनरल सुगुआंग आकर कहते हैं, एल्डर तेंग, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? तो जीमून कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मुझे माफ करना कि मैं ऐसे ही रुक गया। और इनसे मिलो, ये है मास्टर जिन, जिनकी बात मैंने पहले करी थी, जिन्होंने हमारी जान बचाई है। जीमून फिर जिनमू को सुगुआंग से मिलवाते हैं जो कि ब्रोकन फिश एक्ट के 5 मार्शल मास्टर में से एक है और वो फिश का मामले में काफी नॉलेजेबल भी है। सुगुआंग कहते हैं, मैंने सुना कि तुम यंग से बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। जिनमू कहता है, मैं उतना स्किल्ड तो नहीं हूँ, पर मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिनमू फिर सोच रहा था कि मैं सुगुआंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रहे। जीमून फिर सुगुआंग से पूछते हैं कि क्या वो जिनमू को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो सुगुआंग कहते हैं कि अगर वो मार्शल आर्ट्स में माहिर है तो उसे ले जाना उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो चलो सभी लोग एक साथ ही मिलकर जेड सिटी को निकलते हैं। उसके बाद सभी नॉन स्टॉप आगे बढ़ते रहते हैं, पर बहुत देर तक आगे बढ़ने के बाद वो रुककर ब्रेक लेते हैं। सुगुआंग फिर कहते हैं कि जब हम लोग नॉर्थ में थे तब भी, पर वो आगे कुछ कहने जा रहे थे पर नहीं कहते। मूंजंग फिर खाते हुए सोच रहा था कि ये वही सेम डिश है जो कि कल रात को जिनमू ने बनाई थी। सुगुआंग जिनमू को देखकर सोच रहे थे कि उसका सरनेम मास्टर क्वानो के बेटे से मिलता है और वो थोड़ा उनके जैसा भी लग रहा है, और अगर वो जिंदा होता तो वो भी इस लड़के की उम्र का ही होता। पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर क्वानो ने कभी अपने बेटे को मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं था। उन्होंने बस उसे पढ़ना ही सिखाया था। पर ये लड़का ये डेफिनेटली किसी तरह का मार्शल आर्ट्स जानता है, तो वो दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। पर मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में भूलने की, इस लड़के को देखते ही मुझे उसके बारे में याद आ रही है। जिन मुओन को फोर्स किया गया था अकेले रहने के लिए, उसे नॉर्थ के बंजर के बीच में अकेला छोड़ दिया गया था और इवेंचुअली उसका आगे जाकर मौत हो गई। और उस दिन को आज 10 साल हो गए हैं। मैंने तभी कुछ ऐसा करा था जो कि किसी मार्शल आर्टिस्ट को कभी करना नहीं चाहिए, पर मैं क्या ही कर सकता था जब ग्रेट 4 ने धोखा दे दिया। हाँ, ये बात सही है कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं सच का साथ दे पाऊँ, सही के साथ चल पाऊँ। अगर मैं तभी थोड़ा सा भी हेजिटेट करता तो मुझे मार दिया जाता। अगर मैं दूसरों को फॉलो नहीं करता तो तभी मैं मारा ही जाता। मैं सच में बहुत ही बड़ा पापी हूँ। जैसे जैसे करके एक एक दिन गुजरता जा रहा है, मेरे अंदर गिल्ट बढ़ती ही जा रही है। पर मुझे लगा था कि मैं सबके बारे में भूल गया हूँ, पर इस लड़के को देखकर वो सारे फीलिंग्स फिर से वापस आ गई है। पर क्या होगा अगर ये लड़का सच में वही है? तब मैं क्या करूँगा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। पर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पर नहीं, ये वो नहीं है। यह हो ही नहीं सकता कि ये वो है। जिनमू वहीं पर सोच रहा था मिस्टर हुआंग का गायब होना, आखिर उनका इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो सब आखिर कौन है? कहीं वो लोग साइलेंट नाइट तो नहीं? उसके बाद सभी थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके सामने कुछ लाशें पड़ी हुई दिखती है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई रखी थी, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।